हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल विद्या मिरर पर। मैं अभी चंद्रा आप लोगों के लिए लेकर कर आया हूं इतिहास का एक बड़ा ही शानदार सेशन जो चैप्टर 4 का है। चैप्टर नंबर 4 क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ना महत्वपूर्ण है कि इसमें से हर साल बिहार बोर्ड हमेशा 5 या 7 ऑब्जेक्टिव बनाती है और 1 या 2 सब्जेक्टिव सवाल बनाती है। तो इसलिए आज हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा इसका एमसीक्यू, पूरा इसका सब्जेक्टिव और पूरा फुल कंसेप्ट एक ही वीडियो में हम जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस चैप्टर को पूरा पढ़ने से पहले सबसे पहले यह बात जानना होगा कि यह राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय होना। किसी भी व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना का उदय होना, इसका मतलब क्या होता है, हम मतलब समझेंगे इसका। मतलब अगर कोई व्यक्ति में देश के हित के में अगर कोई भावना उत्पन्न हो रहा है, देश के लिए कोई भावना उत्पन्न हो रहा है, तो उस भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगर इसका पूरा डिफिनेशन देखना हो तो इसका पूरा डिफिनेशन क्या होता है, तो इसका जो फुल डिफिनेशन होता है वह होता है यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता लाती है। यही कहलाता है राष्ट्रवाद। अब हमारा चैप्टर का नाम है चूंकि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। तो आप लोगों को इस चैप्टर में बताया जाएगा कि यही भावना भारत में कब से जागृत हुआ और क्यों जागृत हुआ। ध्यान से सुनना। आप सभी को पता होगा बच्चों कि भारत कभी न कभी किसी देश का गुलाम था, और वह देश कौन था? अंग्रेज था। अंग्रेज भारत आया कब था? तो यह एक कंपनी के रूप में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत आया था। और भारत आने के बाद सबसे पहले तो अंग्रेजों ने इस भारत को उपनिवेश बनाया अपना। उसके बाद धीरे 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 यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करने लगा और यहाँ अपना साम्राज्य बना लिया। साम्राज्य स्थापित करने को ही कहा जाता था साम्राज्यवाद। आया कब था? 1600 ईस्वी में। और आने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और साम्राज्य स्थापित करने की भावना को ही कहा जाता है साम्राज्यवाद। लेकिन धीरे धीरे जब इस बात को अंग्रेजों के इस नीति को जब यहाँ के लोगों ने देखा, तो उन लोगों को देश को आजाद कराने के लिए एक भावना जागृत हुआ, और वह भावना पहली बार जागृत हो रहा था 1857 ईस्वी में। और यह 1857 ईस्वी में पूरे देश के लोग एक साथ होकर करके अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार आंदोलन किया। और चूंकि यह आंदोलन मुख्य रूप से सिपाही के द्वारा किया जा रहा था, इसलिए इस आंदोलन को हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। कौन सा विद्रोह के नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह। और यहीं से भारत में राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत हुई। तो 1857 के बाद फिर क्या हुआ? 1857 ईस्वी में लोगों ने पहली बार आंदोलन तो किया और देश को आजाद करवाने के लिए चाहा, लेकिन यह आंदोलन असफल रहा, इसमें देश आजाद नहीं हुई। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद धीरे 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 एक भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी भावना को देखते हुए एक अंग्रेजी सेवानिवृत्त अधिकारी के द्वारा भारत में एक पार्टी की स्थापना कर दी गई। और वह पार्टी इसलिए उन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था ताकि वह चाहते थे कि भारतीयों को एक ऐसा मंच मिल जाए जिससे वह क्या करे, अपनी बातों को हमारे यहाँ पहुंचाए और हम उनकी बातों को क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से अंग्रेजों ने एक पार्टी की स्थापना करवाई और उस पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर में हुआ कि इस राष्ट्रवाद की भावना शुरुआत कब से हुई? 1857 ईस्वी के क्रांति से। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो उसके बाद हुआ दूसरा कि अंग्रेजों ने एक पार्टी का स्थापना करवाया। वह पार्टी था 1885 ईस्वी में बना और पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सा पार्टी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। कब बना यह पार्टी? तो यह पार्टी बना था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को।
28 दिसंबर 1885 ईस्वी को यह पार्टी बना। कहाँ बना था? तो यह बना था मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में बना। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में बना। तो सबसे पहला डेट आपको क्या याद रखना है? सबसे पहला डेट याद रखना है 1857 ईस्वी में राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत हुई। राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत हुई। उसके बाद इस चैप्टर में अगला जो मेन बात याद रखना है वह याद रखना है कि 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में एक अंग्रेजी अधिकारी का नाम था ए ओ ह्यूम के द्वारा एक पार्टी बनाया गया। पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। कब बना था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बना। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद इस पार्टी में ही पहली बार कहा गया सब लोगों के द्वारा मिलकर करके कि हम हर साल इस पार्टी का अधिवेशन करेंगे, मीटिंग करेंगे और हर मीटिंग में हम ऐसी ऐसी चीजों का लिस्ट बनाएंगे जो हमें अंग्रेजों से चाहिए और उस लिस्ट को हम अंग्रेजों तक पहुंचाएंगे और पहुंचाने के बाद हम उनसे उस चीज को पूरा करने की मांग करेंगे। और यह जब पहली बार बन रही थी तो पहली बार यहाँ मुंबई में जब यह बना पार्टी तो इसका अध्यक्ष थे WC बनर्जी। आप याद रखोगे इस बात को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे WC बनर्जी। 1857 से राष्ट्रवादी भावना की शुरुआत हुई। उसके बाद अगला टर्म जो हुआ वो 1885 ईस्वी में एक पार्टी बना। पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। कब बन रहा था? तो 28 दिसंबर 1885 को बना था। कहां बना था? तो मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में बना। अब इसके बाद समझना यह जो राष्ट्रवादी भावना थी इसकी जरूरत क्यों पड़ी लोगों को? भारत में राष्ट्रवादी भावना या राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था? तो राष्ट्रवाद के उदय का निम्नलिखित कारण थे। देखो, सबसे पहला तो कारण होगा, यहां लिखा हुआ है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के विभिन्न कारण थे और यह जो कारण था वह था पहला राजनीतिक कारण। चूंकि बात यह था कि अंग्रेजों ने जैसे ही भारत में आया था तो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक हिस्सों में भाग लेकर करके अलग अलग प्रकार की नीतियां ला रहे थे और उन नीतियों से भारतीय परेशान हो रहे थे, जिसके कारण से भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे आंदोलन करने लगा। उस दमनकारी कानून में सबसे पहला कानून था लॉर्ड लिटन लाया था एक एक्ट जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम। यह बात आप हमेशा याद रखोगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था? तो वह लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1878 ईस्वी में लाया गया था। इस कानून का कहना क्या था? इस कानून का कहना था कि कोई भी भारतीय समाचार पत्र को अपनी भाषाई क्षेत्र अपनी क्षेत्रीय भाषा में नहीं छाप सकता है, बल्कि वह जब भी समाचार छापेगा तो वह अंग्रेजी भाषा में छापेगा। किस एक्ट के तहत ऐसा कहा गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत। कब लाया गया था? 1878 ईस्वी में। इसमें लिखा हुआ है कि जिसने भाषाई समाचार पत्रों पर रोक लगाई और आम एक एक्ट और लाया गया आर्म्स एक्ट, जिसने भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया गया। यह अधिनियम कौन ला रहे थे? तो यह अधिनियम भारत में अंग्रेजों के द्वारा लाई जा रही थी। अब आगे एक और बात यहीं से याद रखना कि जब यह वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम आया था भारत में तो एक ऐसी पत्रिका थी जो रातों रात अपनी भाषा को चेंज कर दिया था ताकि वह अंग्रेजों से न पकड़े। ये भी बात आती है एग्जाम में, और वह पत्रिका का नाम था अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम था? अमृत बाजार पत्रिका। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण में पहला कारण राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण के में अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अलग अलग नियम लाए जा रहे थे। एक और बिल अंग्रेजों ने लाया था जिसका नाम था इलबर्ट बिल, 1883 ईस्वी में लाया था। इस बिल का विरोध अंग्रेजों ने किया क्योंकि यह भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार दे रहा था। उसके बाद अगला जो बिल लाया गया वह बड़ा ही इतिहास का खतरनाक बिल था।
और इसी के कारण भारतीय इतिहास में थोड़ी सी चहल पहल मचने लगी, और वह था लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया बंगाल लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया बंगाल विभाजन की नीति। लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 ईस्वी में बंगाल को क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो सबसे पहले एक बात क्या हम बताएं, अभी बताएं कि 1857 की ईस्वी की क्रांति से हमारा जो राष्ट्रवादी भावना था वो शुरू हुआ। शुरू होने के बाद 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। यह कांग्रेस कब बना, 28 दिसंबर को बना, 1885 को बना। मुंबई के कहा बना, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में बना। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। और यह बनवाया कौन था, तो यह अंग्रेजों ने बनवाया था। खुद एक अंग्रेज था जिसका नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टियम ह्यूम, उन्होंने ही इस पार्टी को बनवाया था। और जब धीरे धीरे यह पार्टी बन गया, बनने के बाद हम अभी बताएं कि हर साल इस पार्टी में मीटिंग होता था। वो मीटिंग कब होता था, तो वो दिसंबर के महीने में होता था। कब होता था, दिसंबर के महीने में, लास्ट दिसंबर के महीने में। कितने दिनों का मीटिंग होता था, 3 दिनों का होता था। 3 दिनों का होता था और अधिवेशन कहलाता था। वो कांग्रेस का क्या कहलाता था, अधिवेशन कहलाता था। अब आगे समझना, 1885 ईस्वी में पार्टी पहली बार बनी, और पहली बार अधिवेशन करने के बाद धीरे धीरे इसमें पार्टी में हमेशा 15 सालों तक लगभग इसी प्रकार से अधिवेशन होते रहा। और अधिवेशन कर कर करके लोग क्या करते थे, अपनी जरूरतों की लिस्ट बनाते थे, और लिस्ट बना कर करके अंग्रेजों के यहाँ ले जाते थे और आराम से देते थे उनको। अगर अंग्रेज को मन आती थी तो उस लिस्ट के दिए गए कामों को पूरा करते थे, और मन में नहीं होता था तो पूरा नहीं करते थे। बल्कि यहाँ तक कोई आंदोलन या भड़काऊ बातें नहीं की जाती थी। लोग सिर्फ जाते थे और लिस्ट को दे देते थे। और चूंकि ये लोग, कौन सी पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको बोला क्या जाता है, INC। 1885 आप याद रखना इस बात को। अब हुआ का यह लगभग 20 सालों तक यह पार्टी, 1885 यह पार्टी लगभग 20 सालों तक क्या किया, तो अंग्रेजों के समक्ष सिर्फ नियमों को ले गया, लिस्ट को ले गया, और अंग्रेज को मन में आई तो वो काम किए, और मन में नहीं आई तो वो काम नहीं की। लेकिन धीरे धीरे यह पार्टी क्या कर रहा था, तो अंग्रेजों को जब ऐसा एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं यह पार्टी अब हमसे ज्यादा काम करवा रही है, या फिर एक आंदोलनकारी नीति ला रही है, तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में एक नीति लाया, और इस नीति को कहा जाता है फुट डालो शासन करो। इन्होंने 1905 ईस्वी में भारत में बंगाल को विभाजित कर दिया। बंगाल का क्या किया, विभाजन किया। तो आपको याद रखना है कि बंगाल का विभाजन कब किया गया था, 1905 ईस्वी में किया गया था। इस चैप्टर का इंपोर्टेंट डेट क्या क्या हुआ, तो पहला तो कि 1857 में राष्ट्रवादी भावना जगी, सिपाही विद्रोह कहलाया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, और 1905 ईस्वी में क्या हो रहा है, बंगाल का विभाजन हो रहा है। बंगाल का विभाजन हो रहा है। विभाजन करवा कौन रहा है, तो बंगाल का विभाजन करवा रहा है लॉर्ड कर्जन। कौन करवा रहा है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का मानना ऐसा था कि अगर हम बंगाल को विभाजित कर देंगे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों टूट जाएंगे, और टूटने के बाद हम अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। और जब ऐसा हुआ, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल को विभाजित किया, तो यह जो लोग थे, ये जो शुरू में 1885 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लोग थे, उन लोग में सबसे फेमस लोग थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। उसके बाद कौन थे, तो एक और थे इसी में, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। एक और थे गोपाल कृष्ण गोखले। यही सब लोग थे जो अंग्रेजों के समक्ष जाते थे, लेकिन विनम्रता पूर्वक जाते थे, और जाने के बाद अपनी जो जरूरत होता था उसको रखते थे अंग्रेजों के समक्ष। लेकिन जब 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो यही कांग्रेस पार्टी में 3 तरह के और लोग आए, जिसका नाम था, एक को बोलते हैं बाल, एक को बोलते हैं बाल, और एक को बोला जाता है पाल, और एक को बोला जाता है लाल। ये तीनों का पूरा नाम होता है, तीनों का पूरा नाम होता है
बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पाल से मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। और लाल का मतलब होता है लाला लाजपत, लाजपत राय। अब बात को समझना हमारा, 1905 में बंगाल का विभाजन हो चुका था। बंगाल का विभाजन होने से पहले कांग्रेस के जितने भी नेता थे वह नरम नरम बात करते थे अंग्रेजों के समक्ष, इसलिए उनको कहा जाता था नरम दल के नेता। लेकिन जैसे ही 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में कांग्रेस में तीन लोग आते हैं, बाल, पाल और लाल। बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल, और लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय। और जैसे ही ये तीन लोग कांग्रेस में हिस्सा लेते हैं, और यह इनका कहना था कि अब हम अंग्रेजों से हाथाजोड़ी नहीं करेंगे, अब हम अंग्रेजों से लिस्ट ले जाकर करके वैसे नहीं देंगे जैसे पहले दिया करते थे। अब अंग्रेजों से हम स्वराज की प्राप्ति मांगेंगे, पूर्ण स्वराज का मांग करेंगे। यह किनका कहना था? तो यह इन तीनों लोगों को कहना था। और कहना था कि हम डायरेक्ट अंग्रेजों से अपनी काम को पूरा करवाएंगे। यानी यह अंग्रेजों से भड़काऊ किस्म के बात करते थे, गर्म बात करते थे, इसलिए इनको कांग्रेस का गर्म दल का नेता कहा गया। आप याद रखोगे कि कांग्रेस के नरम दल के नेता कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। एक होगा नरम दल जो पहले से मीटिंग किया करते थे, और एक होगा गर्म दल जो 1906 ईस्वी में इंटर किए। नरम दल के जो नेता थे भाई, वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यही नरम दल के जो नेता थे वह थे एक गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी नरम दल में एक थे फिरोज शाह मेहता। इनका काम क्या था अभी हम बताएं। इनका काम था कि यह अंग्रेजों के समक्ष अपनी मीटिंग करने के बाद, दिसंबर के महीने में मीटिंग करते थे, अपनी लिस्ट को ले जाया करते थे। लेकिन यह जो नरम गरम दल था, इसमें 1906 ईस्वी में आए बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद कौन आए? तो उसके बाद इसमें आए लाला लाजपत राय। उसके बाद इसमें आए एक और थे बाल गंगाधर तिलक। अब एक और बात इंटरेस्टिंग है, आपको हम बता दिए कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो चुका है। क्या हो चुका है? बंगाल का विभाजन। और कौन किया ऐसा? तो वह करने वाला आदमी का नाम था लॉर्ड कर्जन। और जैसे ही बंगाल का विभाजन होगा, ये तीन आदमी इस विभाजन से क्या होंगे? भड़केंगे, इस विभाजन से नाराज होंगे, और यह आंदोलन करना चाहेंगे। और आंदोलन का नाम रखना चाहेंगे स्वराज या पूर्ण स्वराज, या इसी को हम कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन। आंदोलन का नाम क्या रखेंगे? स्वदेशी आंदोलन। कौन ऐसा चाह रहा है? ये तीन आदमी। अब होगा का तो जब कभी भी कुछ आंदोलन करना होता था उस टाइम, तो एक पार्टी की सहारा लेना होता था, और वो पार्टी था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस पार्टी की सहारा लेना होता था। और 1905 में बंगाल का विभाजन हो रखा है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगला जो अधिवेशन होने वाला है वह होगा 1906 में। कब होगा? 1906 में। और यह अधिवेशन होने वाला कहाँ है? यह होने वाला है बंगाल में। कहाँ होने वाला है? बंगाल के कोलकाता में। बंगाल के कोलकाता में होने वाला है। कब? 1906 ईस्वी में। अब होगा का, ध्यान से सुनना। 1906 में बंगाल के कोलकाता में कांग्रेस की अधिवेशन होगा, और इस अधिवेशन में नरम दल वाले भी होंगे और गर्म दल वाले भी होंगे, दोनों नेताएं होंगे। और जब दोनों होंगे, सबसे पहले कि यह 1906 में इस अधिवेशन में चाहेगा क्या? ये बिपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक यही चाहेंगे कि इस अधिवेशन में हम स्वदेशी आंदोलन को पारित करवा लें, ताकि पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए। लेकिन इधर वाले नहीं चाहते थे ऐसा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता ऐसा नहीं चाहते थे, ये आंदोलन करना नहीं चाहते थे। अब होगा क्या? तो अब इस आंदोलन, यह जो अधिवेशन है 1906 वाला, बंगाल का कोलकाता वाला अधिवेशन, इस अधिवेशन में इन लोग चाहेंगे कि कोई ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए
जो इनकी बातों को न सुने या इनकी बातों को न मनवाए। और उस स्थिति में इन लोगों ने उस टाइम 1906 ईस्वी में बंगाल का जो होने वाला कलकत्ता का अधिवेशन था, उसमें एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं जिसका नाम है दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी नाम है। याद रखना इस बात को कि 1906 में बंगाल में बंगाल के कोलकाता में दादा भाई नौरोजी थे कोलकाता के अधिवेशन में अध्यक्ष। और दादा भाई नौरोजी किसी भी तरह से उस अधिवेशन को पार घाट लगा देते हैं और पूरी तरह से वहां स्वदेशी की मांग नहीं होती है, तो या फिर स्वदेशी आंदोलन की मांग नहीं हो पाता है। अब इन तीनों लोगों के द्वारा, जो बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, इन तीनों लोगों के द्वारा अगला जो अधिवेशन होगा उसका इंतजार होगा। और नेक्स्ट जो कांग्रेस के अधिवेशन होना था, वह अधिवेशन होना था महाराष्ट्र के नागपुर में। कहाँ होना था? महाराष्ट्र के अगला जो अधिवेशन होने वाला है वह होने वाला था महाराष्ट्र के नागपुर में होने वाला था। और कब? तो 1907 ईस्वी में। अभी इधर हम क्या क्या बताएं उसको एक बार रिकॉल करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम बताएं, सबसे पहले हम 1857 से शुरू किए थे। यह था सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह। उसके बाद हम पढ़े 1885, यहाँ बना INC। उसके बाद हम क्या पढ़े? 1905, यहाँ हुआ बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। उसके बाद क्या हुआ? तो 1906 में हुआ कांग्रेस का एक अधिवेशन, और वह अधिवेशन हुआ कोलकाता में। और कोलकाता में उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, यह थे अध्यक्ष 1906 ईस्वी में। 1906 में ही एक और बात बताई गई आप लोगों को कि कांग्रेस में 3 नए व्यक्ति आते हैं। एक का नाम था बाल गंगाधर तिलक, एक का नाम था बिपिन चंद्र पाल, और एक का नाम था लाला लाजपत राय। और ये तीनों थे कैसे? तो ये तीनों थे गरम दल के नेता, गरम दल के नेता। क्या चाहते थे? तो यह आंदोलन करना चाहते थे, स्वदेशी आंदोलन। अब होगा का ध्यान से सुनो। जैसे ही इस प्रकार के आंदोलन देखना चाहेंगे, करना चाहेंगे, क्योंकि ये नाराज थे। किससे नाराज थे? बंगाल विभाजन से नाराज थे। और बंगाल का विभाजन से जब नाराज थे तो अंग्रेजों ने मुसलमानों से या मुस्लिमों से कह कर करके अंग्रेजों के द्वारा इसी 1906 ईस्वी में एक पार्टी की स्थापना करवा दी जाएगी, जो मुस्लिम का पार्टी होगा, जिसका नाम था मुस्लिम लीग पार्टी। और यह पार्टी पहली बार बना कब? तो यह बना ढाका में। कहां बना? ढाका में, जो उस टाइम भारत का ही हिस्सा था, बंगाल का हिस्सा था। आज यह बांग्लादेश का हिस्सा हो चुका है। किसका हिस्सा हो चुका है? बांग्लादेश का हिस्सा हो चुका है। तो 1906 से 2 घटना याद रखना है। एक तो कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन की मांग कर रहे हैं। दूसरा कि अंग्रेजों ने 1906 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों को उत्तेजित कर करके एक पार्टी की स्थापना करवाया था, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। वह पार्टी कहाँ स्थापना हुई थी? तो ढाका में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। और उस पार्टी की स्थापना करने वाला आदमी का नाम था सर आगा खां। क्या नाम था? सर आगा खां। आगे चल करके इसी पार्टी में ज्वाइन होगा मोहम्मद अली जिन्ना। और 1940 ईस्वी में अलग देश की मांग की जाएगी, अलग देश की मांग की जाएगी, और वह अलग देश होगा पाकिस्तान, इसी पार्टी के द्वारा। यहां तक आपको यह बात समझ में आया होगा। हम क्या बताएं कि 1906 ईस्वी में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुई, उसमें स्वदेशी आंदोलन अच्छी तरह से नहीं पारित हुआ। अब कांग्रेस की जो अगला अधिवेशन होना है, वह अधिवेशन कहाँ होना है? तो वह होगी 1907 में। होना कहाँ था? महाराष्ट्र में। कहाँ होना था? महाराष्ट्र में होना था। महाराष्ट्र के किस जगह में होना था? नागपुर में होना था। लेकिन यहां नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो नरम दल वाले नेता थे, कौन थे नरम दल वाले नेता? सुरेंद्र नाथ बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले या फिरोज शाह मेहता, ये नहीं चाहते थे
कि वहां हम इस कांग्रेस की अधिवेशन कराएं जहां का बाल गंगाधर तिलक हो, और बाल गंगाधर तिलक उधर का ही था, नागपुर के थे। इस कारण से वहां का नहीं हुआ। इस अधिवेशन को चेंज कर 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 करके किया गया सूरत। कहाँ किया गया? सूरत। तो 1900, आपको याद रखना है कि 1907 वाला जो अधिवेशन था कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन, 1907 का अधिवेशन, यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यह अधिवेशन हुआ सूरत में। कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। अध्यक्ष कौन था इस अधिवेशन का? तो अध्यक्ष था इसका रास बिहारी घोष। अध्यक्ष का नाम था रास बिहारी घोष। और इस अधिवेशन की खास बात यह है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस का होगा विभाजन। कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। कौन कौन से दल में विभाजित हो जाएगा कांग्रेस? तो एक दल यहां से बनेगा गर्म दल, और एक दल बनेगा नरम दल। और गर्म दल के जो 3 नेता थे, यहाँ कुछ झगड़े वगैरह होता है इस अधिवेशन में, और उन 3 नेता में से एक नेता जो थे जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक, इनको अंग्रेजों के द्वारा पकड़ कर करके जेल में डाल दिया जाता है। कब? तो यह अधिवेशन 1907 में हो रहा था, और उनको जेल में कब डाला जाएगा? तो उनको जेल में डाल दिया जाता है 1908 ईस्वी में, बाल गंगाधर तिलक को। और सजा सुनाई जाती है कितने सालों को? तो इनको सजा सुनाया जाता है 6 सालों की सजा सुनाई जाती है। 6 सालों की क्या सुनाया जाता है? सजा सुनाया जाता है। और अब जब 6 सालों की सजा सुनाई जाती है तो 1908 में जेल में जाएंगे, तो यह निकलेंगे कब? 1914 ईस्वी में। अभी बताएं कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सूरत में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस बंट चुका है गर्म दल और नरम दल में। और उसके बाद जो गर्म दल के प्रख्यात नेता थे बाल गंगाधर तिलक, इनको पकड़ कर करके 1908 ईस्वी में जेल में डाल दी गई। और यह जेल से रिहा कब होंगे? तो यह जेल से रिहा होंगे 1914 ईस्वी में। अब इसके बाद हम थोड़ी सी हिसाब पीडीएफ में देखते हैं कि क्या क्या दी हुई है, इसके बाद हम आगे बताते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के कारण में राजनीतिक कारण था, जिसमें हम बताएं कि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का क्या किया था? विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। उसके बाद आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण में अंग्रेजों के द्वारा यहाँ के किसानों पर विभिन्न प्रकार के टैक्स से संबंधित कई एक प्रकार के कानून लगा दिए गए थे। और उस कानून में सबसे पहला कानून था अस्थाई बंदोबस्त की कानून, जिससे किसानों को कर्जदार बना दिया था जिसने। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ के उद्योगों का पतन होने लगा था। 1882 में सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क हटाने के कारण भारतीय कपड़ा उद्योग बर्बाद हो गए और बुनकर रोजगार हो गए थे। उसके बाद सामाजिक या धार्मिक कारण क्या था यहाँ का राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने में? तो सामाजिक और धार्मिक कारण में यहाँ का सबसे पहला कारण था कि अंग्रेज भारतीयों को क्या समझते थे? नीच समझते थे। रेलगाड़ी के डिब्बों में, क्लबों और होटलों में भारतीयों के साथ क्या किया जाता था? दुर्व्यवहार किया जाता था। उसके बाद समाज सुधारकों का यहाँ कुछ प्रभाव रहा। समाज सुधारक में थे एक राजा राम मोहन राय, एक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और एक थे स्वामी विवेकानंद। भारतीयों में एकता और स्वाभिमान की भावना इन्हीं लोगों ने जगाया था, लोगों को मोटिवेट किया और यहाँ के लोगों में एकता की भावना जगाने का काम किया। इसीलिए कहा जाता है कि एक कारण यह भी है कि समाज सुधारकों का प्रभाव पड़ा भारत के लोगों पर, जिसके कारण राष्ट्रवाद की भावना जगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो था वह था प्रथम विश्व युद्ध। राष्ट्रवाद की भावना के कारण सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात था वह था प्रथम विश्व युद्ध। इसमें क्या हुआ भाई प्रथम विश्व युद्ध में? तो प्रथम विश्व युद्ध एक यूरोपीय देशों के बीच युद्ध था जो 1914 से कब तक चला था? 1918 ईस्वी तक चला था। और इस युद्ध में यूरोपीय देशों ने 2 खेमों में बढ़ चुका था। एक को बोला जाता था धुरी राष्ट्र और एक को बोला जाता था मित्र राष्ट्र। इस युद्ध के कारण रक्षा खर्च बढ़ा, जिससे अंग्रेजों ने भारतीयों लोगों पर भारी टैक्स लगाया। क्योंकि उधर लड़ाई चल रही थी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, और इन सब के विपक्ष में जर्मनी, इटली, ये सब थे। और जब इन लोगों के बीच लड़ाई चल रही थी तो ब्रिटेन की जो खर्च बढ़ रही थी, उस खर्च के लिए भारत के लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिसके कारण भारतीय लोग परेशान हुए और यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। अब अगला बात है
एक और कारण था जिसमें था तिलक और एनी बेसेंट। तिलक हम अभी बात कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक आंदोलन शुरू किया जिससे स्वराज की मांग तेज हुई। हम अभी बताएं कि स्वराज की मांग ही पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था कांग्रेस में। उसके बाद युद्ध के बाद बढ़ती बेरोजगारी ने शिक्षित भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा कर दिया था। जब युद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध, तो उसके बाद भारी मात्रा में बेरोजगारी बढ़ा और वह बेरोजगारी ने भारत के जो शिक्षित लोग था उन लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़ा कर दिया था। उसके बाद फिर इसी पीडीएफ में जिसकी हम बात किए हैं एक पार्टी की, क्या नाम था उस पार्टी का, अंग्रेजों ने जो बनवाया था उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी। आपको इसको बढ़िया से याद करके जाना है। सबसे पहले क्या कि स्थापना कब हुई हम बताएं, अभी 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। संस्थापक कौन थे, तो एलन ऑक्टियम ह्यूम थे, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एओ ह्यूम। उसके बाद इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे इस पार्टी के, उस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और इस पार्टी का उद्देश्य क्या था, अभी हम बताएं कि भारतीय समस्याओं को अंग्रेजों के सामने रखना और राष्ट्रीय एकता को कायम करना, यही उद्देश्य था इस पार्टी का। और यह इसी उद्देश्य से अंग्रेजी सेवानिवृत्त अधिकारी जिसका नाम था एओ ह्यूम ने इस पार्टी को बनाया था। उसके बाद एक और पार्टी की हम बात की जो मुसलमानों ने अपनी तरफ से बनाया था, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। कौन सी पार्टी थी, मुस्लिम लीग की। बार बार एग्जाम में आती है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1906 ईस्वी में। स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में। और अभी यह जो ढाका है वह बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेश में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आगा खां और बांग्लादेश के नवाब जिसका नाम था सलीमुल्लाह खां, यही मुस्लिम लीग के स्थापना का नेतृत्व कर रहे थे। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाना। बाद में 1940 ईस्वी में अलग पाकिस्तान देश की मांग इसी पार्टी ने किया था। उसके बाद एक और बात आपको याद रखना है कि भारत में हिंदुओं के द्वारा स्टार्ट किया गया था एक महासभा जिसका नाम था हिंदू महासभा, और यह 1915 ईस्वी में स्टार्ट किया गया। और इसकी स्थापना का श्रेय दी जाती है मदन मोहन मालवीय को। किसको दिया जाता है, मदन मोहन मालवीय को। हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। अब हम चलते हैं नोट में। देखोगे यहां तक हम पूरी बात पढ़ चुके थे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और इधर कांग्रेस में क्या हो रहा है, तो कांग्रेस में जो 1907 की अधिवेशन है, उस अधिवेशन में कांग्रेस बट रहा है दो भागों में, एक गर्म दल और दूसरा नरम दल। और यहाँ 1908 ईस्वी में कांग्रेस की जो गर्म दल के एक नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उन्हें पकड़ कर करके जेल में डाल दी जाती है और 1914 तक वह जेल में रहेंगे। अब होगा का ध्यान से सुनना, 1908 के बाद आपको इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है 1911, कांग्रेस की अधिवेशन। कांग्रेस की अधिवेशन, ये अधिवेशन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है। 1911 सबसे पहले कि इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। और इसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया पहली बार जन गण मन। चूंकि इस अधिवेशन में ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम आया हुआ था, जॉर्ज पंचम, और उसी के स्वागत में ये गाया जा रहा था जन गण मन। और इससे खुश होकर करके जॉर्ज पंचम ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और आगे क्या, तो बंगाल विभाजन को जब रद्द कर रहा था तो इस टाइम भारत में जो वायसराय या गवर्नर जनरल के रूप में जो कार्यरत था उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। अब आपको यहां से दो सवाल, बंगाल का विभाजन कब किया गया, तो 1905 ईस्वी में। कौन किया, लॉर्ड कर्जन किया। और बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया, 1911 ईस्वी में। कौन कर रहा है, तो जॉर्ज पंचम राजा के द्वारा। कार्यकाल किसका था, तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में।
अब आगे याद रखना है आपको 1911 के बाद एक और डेट आप इस चैप्टर से याद रखेंगे 1913 ईस्वी में। क्योंकि जब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ रहे थे तो इसी टाइम विदेश में भी जो भारतीय लोग रह रहे थे और वहां अगर उनको ब्रिटिश लोग रहे थे या दिख रहे थे तो उनके खिलाफ आंदोलन कर दी जा रही थी। और 1913 ईस्वी में इसी तरह से आंदोलन किया गया एक गदर पार्टी के द्वारा, जो जिसकी स्थापना कर रहे थे लाला हरदयाल। तो आपको एक और बात याद रखना है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में किया था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि विदेशों में रह रहे इंडियंस में राष्ट्रवादी भावना को जागृत करना। उसके बाद 1913 के बाद अगला जो डेट आता है वह है इस चैप्टर का 1916, जो एकदम इंपॉर्टेंट है। 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होगा तो वह होगा लखनऊ में। कहाँ होगा? लखनऊ में होगा। और इस अधिवेशन में होगा क्या? इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, याद रखना इस बात को। 1916 सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन, चौथा चैप्टर का यह है, और कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन 1916 लखनऊ में हो रहा है। क्योंकि इस अधिवेशन में हम अभी बताएं कि 1908 ईस्वी में जो बाल गंगाधर तिलक जेल गया था, वह 1914 में जेल से बाहर आया था और वह फिर से चाह रहा था कि हम कांग्रेस को ज्वाइन करें। तो इसी अधिवेशन में 1916 वाला अधिवेशन में गरम दल और नरम दल, कांग्रेस के नरम दल, ये दोनों आपस में मिलेंगे। और इसी अधिवेशन में एक जो पार्टी मुसलमानों ने बनाया था, मुस्लिम लीग, कौन सा पार्टी? मुस्लिम लीग, और एक पार्टी जो खुद यह आईएनसी है, यह आपस में मिलेंगे और समझौता होगा। इसलिए इस समझौता को कहा जाता है लखनऊ समझौता। इस अधिवेशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है लखनऊ समझौता। कौन सी अधिवेशन? 1916 वाला, याद रखना है। 1916 में कहाँ अधिवेशन होगा? लखनऊ में होगा। अध्यक्ष कौन होंगे? अंबिका चरण मजूमदार होंगे। और इस अधिवेशन में होगा क्या? तो कांग्रेस के जो दो दल था, गरम दल और नरम दल, गरम दल के नेता कौन होंगे? बाल गंगाधर तिलक। ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे और मिल कर करके, और इसी में मुस्लिम लीग और आईएनसी की मिलन होगा, इसलिए समझौता होगा दोनों में। इसलिए इस अधिवेशन को ही कहा जाता है 1916 की लखनऊ समझौता। आपको बार बार सवाल पूछी जाएगी कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो आप याद रखना 1916 ईस्वी में। अब एक और बात, इसको जानने से पहले भारत में इन दिनों एक और आदमी का आगमन हो रहा था। आप बहुत बढ़िया से जान दोगे, इस चैप्टर में पूरा का पूरा रोल उसी आदमी का है जिसका नाम है महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से थोड़ा सा हम परिचय करते हैं इनका। तो परिचय में आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। पिता क्या थे? करमचंद गांधी थे। और इनके माता का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई नाम था, पुतली बाई। उसके बाद इनके यह पिता थे और पुतली बाई कौन थी? माता थी। उसके बाद इनके पत्नी का नाम क्या था? तो इनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। आपको एक और बात याद रखना है, महात्मा गांधी 1889 ईस्वी में जाते हैं लंदन। कहाँ जाते हैं? लंदन, वकालत की पढ़ाई पढ़ने। वकालत की पढ़ाई करने 1889 ईस्वी में जाते हैं लंदन। उसके बाद वहां से वापस कब आते हैं लंदन से? तो 1891 में वापस आ जाते हैं, लंदन से वापस आते हैं 1891 ईस्वी में। और पुनः 2 सालों के बाद 1893 ईस्वी में यही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, किसी एक व्यक्ति की मुकदमे के सोल्यूशन में जाते हैं, समाधान के लिए जाते हैं, और उस व्यक्ति का नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला। इसी के कहने पर महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में
दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद वहां भी अंग्रेजों के खिलाफ अपने जीवन का पहला सत्याग्रह करते हैं 1906 ईस्वी में। कब किया जाता है? 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी अपने जीवन का पहला सत्याग्रह करेगा। महात्मा गांधी अपने जीवन का पहला या प्रथम सत्याग्रह किस चीज के खिलाफ कर रहे थे? तो यह रंग भेद के नीति के खिलाफ कर रहे थे। रंग भेद के नीति के खिलाफ कर रहे थे आंदोलन। रंगभेद के नीति के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि वहां अंग्रेजों ने रंग के आधार पर भेदभाव किया करते थे, गोरे और काले के आधार पर। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही एक आंदोलन किया गया था। उसके बाद 1906 के बाद आपको याद रखना है महात्मा गांधी से आगे कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं। और चूंकि 9 जनवरी को भारत वापस आते हैं, इसलिए 9 जनवरी को हम इंडियंस प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत कब वापस आते हैं? 1915 ईस्वी को। 1915 के बाद भारत आने के बाद अब यही से आपको मेन चैप्टर की बात स्टार्ट होती है। 1915 के बाद की जो कहानी होगी भारत में, 1915 से लेकर करके 1947 ईस्वी तक, इस काल को हम कहेंगे भारत में गांधी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी युग कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों अब 1915 के बाद भारत में जो भी आंदोलन होगा वह खास तौर पर ज्यादातर आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही की जाती है। अब 1915 में भारत वापस आते हैं। एक और बात जो बोर्ड एग्जाम में आती है, 1915 में भारत वापस आने के बाद महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में, कहा? अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाता है और आश्रम का नाम होगा साबरमती आश्रम। अब होगा कहां? 1916 ईस्वी में। फिर 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत की अभी तक महात्मा गांधी भारत के राजनीति के रूपरेखा को समझ नहीं पाया था कि यहाँ अंग्रेज कैसी अपनी नीतियां चलाते हैं। उस राजनीतिक रूपरेखा को समझने के लिए महात्मा गांधी ने 1916 में ही अपना एक राजनीतिक गुरु बनाता है, जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ये बार बार सवाल आती है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, वही गोपाल कृष्ण गोखले जो नरम दल का नेता हुआ करते थे, उदारवादी नेता थे, नरम दल के नेता। यही बने महात्मा गांधी के क्या? राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी ने आश्रम की स्थापना कब किया? तो 1916 ईस्वी में किया। कौन सी आश्रम बनाया था? साबरमती आश्रम बनाया था। आगे सुनोगे, यह अभी हम बता रहे थे कि इसी समय 1916 ईस्वी में ही हुआ भारत में एक समझौता, जिसे हम कहते हैं लखनऊ समझौता। और इसी समझौता में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस में ज्वाइन किया, INC में ज्वाइन किया। कौन? महात्मा गांधी। और जब यह कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा था पहली बार, तो इसी अधिवेशन में इधर एक भारत के बिहार के चंपारण जिला के एक किसान का नाम था, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, इसी अधिवेशन में पहुंचे थे। कौन सी अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में, जहां महात्मा गांधी ज्वाइन किए थे। और वह मिलने किससे गए थे? तो वह मिलने गए थे महात्मा गांधी से। परेशानी क्या थी यह राजकुमार शुक्ल का? तो यह एक किसान थे और इनकी परेशानी यह थी कि चूंकि अंग्रेजों ने भारत के किसानों पर एक प्रणाली लगाया हुआ था, जिसका नाम था 3 कठिया प्रणाली। कौन सी प्रणाली? 3 कठिया प्रणाली। और इस प्रणाली के तहत अंग्रेज करते क्या थे? तो अंग्रेज का कहना था कि अगर किसी के पास 20 कट्ठे जमीन है, तो उस 20 कट्ठे जमीन पर 3 कट्ठे हिस्से पर नील की खेती करना एकदम जरूरी है। अब इस नील की खेती से दिक्कत क्या थी? इस नील की खेती से परेशानी यह था कि भूमि दिन प्रतिदिन बंजर होते चला जाता था। यहां तक कि अगर 2-3 सालों तक नील की खेती लगातार कर दी जाती थी किसानों के द्वारा, तो फिर उस भूमि पर अन्य तो छोड़ो, नील की खेती भी नहीं कर पाते थे, जिसके कारण बिहार के चंपारण जिला के किसान काफी परेशान थे। और उस स्थिति को देखते हुए राजकुमार शुक्ल के द्वारा इन्होंने महात्मा गांधी से मिलने पहुंचा
कहाँ? लखनऊ समझौता में। और राजकुमार शुक्ल यह बात को जानता था कि भारत में महात्मा गांधी के द्वारा ही, चूंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आंदोलन करके आए थे, तो उनको ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी के द्वारा ही हमें तीन प्रणाली से की चीजों से छुटकारा प्राप्त हो सकती है। तो महात्मा गांधी से जब मिलने गए 1916 ईस्वी में, यहाँ ये महात्मा गांधी से नई मुलाकात करते हैं। यह चूंकि अधिवेशन थी कांग्रेस की, अधिवेशन हमेशा हम बताएं कि दिसंबर में होती थी, तो अब यह जो साल होगा 1916 से हो जाएगा 1917। और 17 में यही राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी के कहाँ चला जाता है? तो महात्मा गांधी के आश्रम में चला जाता है। आश्रम में जाएगा और आश्रम में मुलाकात करेगा। किससे मुलाकात करेगा? महात्मा गांधी से। और किसी भी तरह से महात्मा गांधी को राजी करेगा बिहार के चंपारण जिला के किसानों के लिए आंदोलन करने के लिए। और यहां से महात्मा गांधी चलेंगे बिहार, और बिहार के चंपारण जिला में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा किया जाएगा भारत की पहली सत्याग्रह। भारत में महात्मा गांधी के द्वारा पहली सत्याग्रह किया जाएगा। पहली सत्याग्रह। और कहाँ किया जाएगा? तो वह बिहार में किया जाएगा। कहाँ? बिहार में। किस जिला में किया जाएगा? चंपारण जिला में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 1917 में किया जाएगा। और चूंकि यह किनके लिए किया जा रहा है? किसानों के लिए किया जा रहा है, तो किसान आंदोलन कहलाएगा। किसान आंदोलन कब किया जा रहा है? गांधी के द्वारा 1917 ईस्वी में किया जा रहा है। और भारत की यह कैसी सत्याग्रह है? तो पहली सत्याग्रह। किनके द्वारा किया जा रहा है? महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद 1917 के बाद आप याद रखोगे एक और डेट, 1918 याद रखना। यह होगा मिल मजदूर के लिए आंदोलन। मिल मजदूर के लिए आंदोलन। और यह आंदोलन भी कौन करवाएगा? तो यह महात्मा गांधी ही करवाएगा, लेकिन इस बार हो रही है गुजरात के अहमदाबाद। यह आंदोलन अहमदाबाद में मिल मालिकों के खिलाफ हो रहा है। मिल मालिकों के खिलाफ। यह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, यह मिल मालिकों के खिलाफ की जाने वाली आंदोलन था। मिल मालिकों के खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन किया 1918 ईस्वी में। और यह मजदूरों के लिए की जाने वाली आंदोलन थी। और अगला जो आंदोलन फिर महात्मा गांधी करेगा वह 1919 ईस्वी में भारत में करेगा। चूंकि ध्यान से आप समझोगे, हम बताए थे कि प्रथम विश्व युद्ध था। कब से कब तक? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो आपको याद होगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से चला 1918 ईस्वी तक। और इसी बीच दौरान एक देश था जिसका नाम था तुर्की, और एक देश था ब्रिटेन। देश तो खैर बहुत सारे थे, लेकिन इन दोनों देशों के बीच क्या हुआ? ब्रिटेन ने तुर्की को दम तक कुटने के बाद यहाँ की जो राजा था, यहाँ की जो यह मुसलमानों का यहाँ का जो धर्म गुरु था, उसका नाम था खलीफा। खलीफा यह पूरे विश्व के मुसलमानों का गुरु हुआ करता था, खलीफा हुआ करता था। और जैसे ही ब्रिटेन ने तुर्की को पराजित किया, तो पराजित करने के बाद इसके खलीफा से विभिन्न अधिकारों को छीन लिया। और छीनने के बाद इसको अपमानित किया। इसको अपमानित करते देख विश्व के सभी मुसलमान क्या हो जाएंगे? ब्रिटेन के खिलाफ हो जाएंगे। और जब विश्व के सभी मुसलमान ब्रिटेन के खिलाफ होंगे, तो जहां जहां ब्रिटेन दिखेगा मुसलमानों को, वहां उनके लिए आंदोलन करने लगेंगे। किनके लिए? खलीफा के लिए। कौन करेगा आंदोलन? मुसलमान करेंगे। और यही चीज भारत में हो रही थी 1919 ईस्वी में। चूंकि 1919 में आरंभ हुई, लेकिन यह बात धीरे धीरे 1919 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों ने आंदोलन किया। और चूंकि खलीफा के लिए की जा रही थी, इसलिए इस आंदोलन का नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। क्या रखा गया? खिलाफत आंदोलन। और यह आंदोलन भी नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। क्योंकि गांधी चाहते थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलजुल कर रहे, इसलिए मुसलमानों के लिए महात्मा गांधी ने सन 1919 ईस्वी में एक आंदोलन किया जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। पहला सत्याग्रह कब किया गया? 1917 में, किसान के लिए। कहां के किसान के लिए? बिहार के चंपारण जिला के किसान के लिए, जो किसान आंदोलन कहलाया। दूसरा 1918 ईस्वी में मिल मजदूरों के लिए। कहां के मिल मजदूर? अहमदाबाद के लिए। 1919 ईस्वी में खलीफा तुर्की के लिए। किसके लिए? तुर्की के लिए। और आंदोलन का नाम क्या था? खिलाफत आंदोलन। क्या नाम था?
खिलाफत आंदोलन। उसके बाद अब आगे समझना है, महात्मा गांधी अब आगे 1919 में जो खिलाफत आंदोलन था, इसी आंदोलन को एक बहुत बड़ा मोड़ देंगे। और चूंकि 1919 में एक और घटना घट चुकी होती है, जिसको आप एकदम इंपॉर्टेंट याद रखोगे। 1919 ईस्वी में अंग्रेज लाता है एक अधिनियम। जेम्स फोर्ड यहाँ का वायसराय था या गवर्नर जनरल था, जेम्स फोर्ड। और इसी के कार्यकाल में आती है 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्या आता है? भारत शासन अधिनियम। और अभी तक अंग्रेजों ने क्या देख रहा था? अंग्रेजों देख रहा था कि भारतीयों में धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावना जागृत होने लगा। और भारतीयों में जब धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावना जागृत होने लगा, लोग जगह जगह पर क्रांति करने लगे, तो उस चीज को अंग्रेज दबाना चाहेगा। और अंग्रेज जब दबाना चाहेगा, तो उसी स्थिति में अंग्रेज ने 1919 ईस्वी में इसी जेम्स फोर्ड की अध्यक्ष के कार्यकाल में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, किसके? सिडनी रॉलेट नामक एक अंग्रेज की अध्यक्षता में एक कानून लाएगा। और उस कानून को कहा जाएगा रॉलेट कानून। क्या कहा जाएगा? रॉलेट कानून कहा जाएगा, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। कब लाया गया? 1919 ईस्वी में। इसमें कौन था? सिडनी रॉलेट था, जेम्स फोर्ड भी था। 1919 ईस्वी में जब यह कानून लाया गया, रॉलेट कानून, तो इसका नाम था कि भारतीयों को, किनको? भारतीयों को बिना किसी वारंट के क्या किया जाए? गिरफ्तार किया जाए। शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाए। जिन भारतीयों पर शक हो रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और ऐसा कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। इस कानून को इसीलिए नाम दिया गया, भारतीयों ने नाम दिया था काला कानून। क्या नाम दिया था? काला कानून नाम दिया था। इसको क्या कहा जाता था? काला कानून कहा जाता था। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहा। कब लाया गया था? 1919 ईस्वी में। आप लोग से सवाल पूछी जाएगी कि काला कानून या फिर रॉलेट अधिनियम कब लाया गया? रॉलेट अधिनियम कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 1919 ईस्वी में। अब इस कानून के तहत हुआ क्या भारत में? इस कानून के तहत भारत में दो व्यक्ति को पंजाब के अमृतसर से दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम था डॉक्टर सतपाल और दूसरा का नाम था सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था? दूसरा का नाम क्या था? सैफुद्दीन किचलू नाम था। जैसे ही डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तार हो जाती है, तो भारत में लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ और उग्रवादी भावना जागृत होता है। और जिस कारण 13 अप्रैल, याद रखोगे आप इस डेट को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत में पंजाब के अमृतसर में होगा का, तो एक जगह का नाम था जालियांवाला बाग। इसी जगह में भारतीयों के द्वारा नारेबाजी की जाएगी अंग्रेजों के खिलाफ। और इस नारेबाजी के दौरान एक अंग्रेजी सैनिक जिसका नाम था जनरल डायर, उन्होंने इस निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाएगा। डेट कब था? 13 अप्रैल 1919 को। और इस दिन हजारों की संख्या में निहत्थे लोग मारे जाते हैं, जिस कारण इस कांड को कहा जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। और यह हुआ कब? तो यह हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब इस हत्याकांड को देखते हुए महात्मा गांधी अब क्या करेंगे, आगे समझना है। अभी हम बताएं कि महात्मा गांधी इन दिनों क्या कर रहे थे? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन कर रहे थे। किनके लिए? मुसलमानों के लिए। किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन जैसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो सबसे पहले तो ये बात आप याद रखोगे एकदम कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और उसके बाद दो बात और याद रखना, महात्मा गांधी इस हत्याकांड से नाराज होंगे और अपनी कैसर की उपाधि त्याग देंगे। कैसर हिंद की उपाधि त्याग देंगे।
यह कैसर ए हिंद अंग्रेज कहा करते थे महात्मा गांधी को। इसका मतलब क्या होता है? तो कैसर ए हिंद का मतलब होता था हिंद का राजा। कैसर का मतलब राजा होता है, यानी हिंद का राजा होता था। इस उपाधि को महात्मा गांधी ने त्याग दिया। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड, इसकी उपाधि भी रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। नाइटहुड किसने त्यागा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इस चीज को भी त्याग दिया, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। कैसर ए हिंद की उपाधि किसने त्यागा था? तो इसने त्यागा था महात्मा गांधी के दौर में। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया। किस कांड के बाद? 13 अप्रैल 1919। इसमें हुआ क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब होगा का आगे। और इसी दिन महात्मा गांधी इन दिनों चला रहे थे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, और गांधी आंदोलन जो भी करते थे वह आंदोलन अहिंसा का होता था, अहिंसा के साथ करते थे। अहिंसा का मतलब क्या होता है? तो हम आंदोलन तो करेंगे लेकिन किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रूप से हम उसे क्षति नहीं पहुंचाएंगे, यही होता था अहिंसा। और अहिंसा के साथ ही आंदोलन करते थे कौन? महात्मा गांधी। जब जब करते थे तो सत्याग्रह करते थे, सत्य के लिए आग्रह करते थे अंग्रेजों से। अब आगे होगा का कि जैसे ही 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होगी तो इधर चल रहा था जो खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन को महात्मा गांधी एक पूरे देश में, देश के जनता को जब एकत्रित कर करके इसी आंदोलन को बना देंगे, दूसरे आंदोलन में तब्दील कर देंगे। और उस आंदोलन का नाम होगा, जो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में की जाने वाली पहली जन आंदोलन था। इसलिए क्योंकि सारी जनता एक साथ महात्मा गांधी को फॉलो कर रहा था। और उस आंदोलन को हम कहेंगे असहयोग आंदोलन। क्या कहा जाएगा? असहयोग आंदोलन कहा जाएगा। किनके द्वारा चलाया गया यह आंदोलन? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। किस हत्याकांड के बाद चलाया गया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा चलाया गया। इनसे पहले जो आंदोलन चल रहा था वह 1919 में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। उसी आंदोलन को अब असहयोग आंदोलन में तब्दील कर दिया गया। और यह आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ, जनवरी 1920 में, और चला कब? तो 1922 ईस्वी में। इस आंदोलन को बंद होने का कारण क्या था 1922 ईस्वी में? इस बात को समझेंगे। देखो, अभी हम बताएं कि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अहिंसा को फॉलो करके आंदोलन किया करते थे। लेकिन जैसे ही 1922 ईस्वी तक यह आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस आंदोलन का नाम था कि हम अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहायता अब नहीं करेंगे, किसी भी काम वगैरह में सहायता नहीं करेंगे। और 1922 ईस्वी में अचानक एक घटना हो जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुछ इंडियंस ने 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को जला देते हैं। और इस चीज को, चूंकि अब 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को जलाया गया, तो यह अहिंसा नहीं हुआ बल्कि यह हिंसा हो गया। क्या हुआ? हिंसा हो गया। लेकिन इस बात से नाराज हुए कौन? तो इस बात से नाराज होंगे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी तुरंत के तुरंत क्या करेंगे? इस आंदोलन को बंद कर देंगे। कौन से आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को बंद कर देंगे। और बंद तो करेंगे लेकिन तुरंत इन्हें जेल में डाल दी जाती है। किनको? महात्मा गांधी को। और जब महात्मा गांधी को जेल में डाल दी जाती है तो जेल में डाल कर करके इनको सजा सुनाई जाती है 6 वर्ष की। कितने वर्षों की सजा सुनाई जाती है? 6 वर्षों की सजा सुनाई जाती है। हुआ क्या था अभी हम बताएं कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उस हत्याकांड को देखते हुए महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। और जो महात्मा गांधी चला रहे थे खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के लिए, उसी आंदोलन को असहयोग आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया। और यह आंदोलन चला कब से कब तक? तो 1920 में शुरू हुआ और 1922 तक चला। क्योंकि 1922 में एक कांड होता है जिसको उस कांड में क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुछ लोगों के द्वारा 22 पुलिसकर्मी, जो अंग्रेजी पुलिसकर्मी थे, उनको जिंदा जला दी जाती है, जिसके कारण महात्मा गांधी नाराज होते हैं और इस असहयोग आंदोलन को बंद करवा देंगे। और बंद करवाएंगे, और बंद करवाने के साथ ही महात्मा गांधी को जेल में डाल दी जाती है और सजा सुनाया जाता है 6 वर्षों का। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। यानी 22 में के बाद महात्मा गांधी अब सीधे 28 में जेल से बाहर निकलते। लेकिन कुछ इनकी हेल्थ इशू होने के कारण यह 2 साल के बाद ही जेल से बाहर निकल जाते हैं। अब आगे इधर क्या होगा? जब महात्मा गांधी जेल में जाएंगे 1922 में, तो कांग्रेस की अधिवेशन होगा 1922 में। कांग्रेस की अधिवेशन 1922। और यह अधिवेशन, महात्मा गांधी तो चूंकि अब है नहीं, तो यह अधिवेशन होगा गया में होना था। कहाँ होना था? बिहार के गया में अधिवेशन।
कब हो रही है? दिसंबर के महीने में। कब हो रही है? दिसंबर के महीने में। और इस अधिवेशन का अध्यक्ष होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास होंगे। कौन होंगे? चित्तरंजन दास। और एक और आदमी होंगे मोतीलाल नेहरू। कौन होगा? मोतीलाल नेहरू। लेकिन इस बात को आप याद रखना, ध्यान से सुनना। इस आंदोलन में इस अधिवेशन में हो क्या रहा था भाई? तो इस अधिवेशन में दो खेमों में बटे थे कांग्रेस के जो परिवार थे। एक तो वह जो महात्मा गांधी की बातों को मान रहे थे, महात्मा गांधी की बातों को मानते थे, महात्मा गांधी की बातों को मानते थे। और दूसरा जो महात्मा गांधी से की बातों से थोड़ा अलग विचार रखा करते थे। और वो जो अलग विचार रखने वाले व्यक्ति थे वो इन दोनों व्यक्ति थे। कौन कौन? एक का नाम था चित्तरंजन दास और दूसरा का नाम था मोतीलाल नेहरू। इन दोनों का नाम था कि जब अब गांधी जेल में है तो इन दिनों अब हमें आंदोलन करने की कोई मौका नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तो अंग्रेजों के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। और चुनाव लड़ कर कर करके हम संसद तक पहुंच कर कर करके और क्या करेंगे? वे उनकी नीतियों में हिस्सा लेंगे। ऐसा मानना था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का। लेकिन जो गांधीवादी लोग थे, जो महात्मा गांधी को फॉलोअर्स थे, वो चाहते थे कि जब तक महात्मा गांधी जेल में है तब तक हम इधर अपनी बैकग्राउंड तैयार करें, ताकि वो निकलेंगे तुरंत हम आंदोलन करेंगे। और इसी कारण कांग्रेस में फिर से मनमुटाव होती है। और चूंकि इनकी बातों को नहीं मानी जाती है कांग्रेस में कि इलेक्शन लड़ना है, 1923 में इलेक्शन होनी थी, तो इन दोनों ने कांग्रेस से अलग होगा। और अलग होने के बाद सन 1923 ईस्वी में एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, सन 1923 ईस्वी में पहली बार दूसरी कांग्रेस में फिर से विभाजन हो रही है। और इस बार 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर करके एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा स्वराज पार्टी। क्या नाम होगा? स्वराज पार्टी होगा, क्योंकि ये चाहते ही थे स्वराज, अपना शासन चाहते थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1923 ईस्वी में। कौन कर रहे हैं? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास बनते हैं इस पार्टी का अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू बनते हैं इस पार्टी का महासचिव। आपको ये बात याद रखना, बार बार सवाल आएगी कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। और चित्तरंजन दास क्या बने थे? तो उस पार्टी का अध्यक्ष बने थे। और मोतीलाल नेहरू क्या बने थे? तो उस पार्टी के महासचिव बने थे, स्वराज पार्टी। अब इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद की जो कहानी है भाई वह क्या है? तो 1923 में ऐसा हुआ, गांधी 1924 में ही बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद 1923 में यह पार्टी चुनाव भी लड़ेगा, बहुमत प्राप्त होगा। लेकिन 1925 आते आते 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की हो जाती है मौत। किसकी मौत हो जाती है? चित्तरंजन दास की मौत हो जाती है। और जब मौत होगा तो यह स्वराज पार्टी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। स्वराज पार्टी नहीं चलेगी। कौन सी पार्टी नहीं चलेगी? स्वराज पार्टी। 1925 ईस्वी में किनके मौत के कारण? चित्तरंजन दास के मौत हो जाने के कारण। अब गांधी भी बाहर आ चुके हैं। अब अगला जो 1927 ईस्वी से एक बात याद रखना है, चूंकि अंग्रेजी जब 1919 में लाए थे भारत शासन अधिनियम, क्या लाए थे? भारत शासन अधिनियम। तो इस अधिनियम में अंग्रेजों का कहना था कि जब भी हम इस अधिनियम का सुधार करने के लिए कोई बिल लाएंगे तो वह बिल लाई जाएगी 10 वर्षों के बाद। 10 वर्षों के बाद, यानी जाहिर सी बात है कि 1919 में आया है अधिनियम। तो अब अगला अधिनियम जो आना होगा वह आना होगा 1929 ईस्वी में। कब आना होगा? 1929 में, नियम के मुताबिक। लेकिन क्या हुआ? अंग्रेज जैसे जैसे देख रहे थे कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो यह 1929 का वेट नहीं किया, बल्कि 1927 ईस्वी में ही एक आयोग का गठन कर दिया जिसका नाम था साइमन कमीशन। इसलिए साइमन कमीशन कहा जाता था क्योंकि इस आयोग का जो अध्यक्ष था वह कौन था? साइमन था, सर जॉन साइमन था। नाम क्या था? सर जॉन साइमन। कब बना लिया था? 1927 में, अंग्रेज ब्रिटेन में। और भारत ले आया 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत। आपसे बार बार सवाल आएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था साइमन कमीशन। इस कमीशन की खास बात क्या थी? तो पहला तो खास बात अंग्रेज इस कमीशन में विभिन्न प्रकार की बातें थी, लेकिन एक बात थी कि जो इनके सदस्य थे वो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। और 7 में सातों के सातों सदस्य जो थे वो श्वेत थे, एक भी
भारतीय नहीं थे। इस कारण इस कमीशन को भारतीयों ने क्या नाम दिया था? तो इस कमीशन को भारतीयों के द्वारा नाम दिया गया था श्वेत कमीशन। क्या नाम दिया गया था? श्वेत कमीशन नाम दिया गया था, साइमन कमीशन को। लेकिन इस कमीशन से भारतीय पूरा नाराज थे और इसका क्या करने लगा, भारतीयों के द्वारा इस कमीशन का बहिष्कार किया जाने लगा। भारतीयों ने नारा लगाया, साइमन कमीशन वापस लो। इसी कमीशन के नारेबाजी के दौरान भारत के एक महान नेता जो गर्म दल के थे, लाला लाजपत राय, उनकी मौत भी हो जाती है लाठीचार्ज के कारण। और जब लाठीचार्ज के कारण उनकी मौत होती है 1927-28 में, तो मौत के बदला लेने के लिए कुछ युवा लोग ही चाहते हैं कि इनकी मौत की बदला लिया जाए। और मारने वाला व्यक्ति का नाम था स्टॉक, जो इनको लाठी से मारा था। लेकिन जब उनसे बदला लेने के लिए कुछ युवा लोग जाते हैं, जैसे भगत सिंह वगैरह, तो स्टॉक को मारना होता था, लेकिन वो मार के आते हैं सैंडर्स को। किसको मार देते हैं? सैंडर्स को। रीजन क्या था? तो सबके सब अंग्रेज गोरे होते थे, पहचानने में परेशानी हुई थी, जिसके कारण से सैंडर्स को मारा था। आगे आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन वापस जाओ की नारा कब लगाई जा रही थी? तो 1928 ईस्वी में। भारत आया कब था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। इस कमीशन को भारतीयों ने क्या नाम दिया था? श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ही यह कमीशन भारत आएगा, इधर लाला लाजपत राय की मौत होगी, तो फिर से कांग्रेस के जो भी नेता होंगे उनमें आंदोलनकारी नीति जागृत होगा। और उनमें जो मेन नेता अब बचे थे वह थे दो ही। वो कौन कौन से थे? दो। तो याद रखना, एक थे बच्चे महात्मा गांधी और एक बच्चे थे वही महात्मा गांधी, एक थे महात्मा गांधी और एक थे मोतीलाल नेहरू। यही दो बच्चे थे। और 1928 ईस्वी में, चूंकि अंग्रेजों ने कुछ बातों में कहा था भारतीयों को कि आप लोग अपना संविधान बना सकते हो तो बना लो, तो जिस कारण से 1928 ईस्वी में एक रिपोर्ट भी जारी किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उस रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। कब जारी किया गया था? 1928 ईस्वी में। इस बात को भी आप याद रखना। अब इधर अभी हम क्या बताएं कि उधर साइमन कमीशन भारत आया है, एक आदमी की डेथ भी हुई है, और महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू दो ही आदमी है कांग्रेस के। मतलब ऐसे तो ढेर सारे हैं, लेकिन मेन यही थे उस टाइम। अब जब महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू होंगे, तो इसी टाइम 1929 ईस्वी में कांग्रेस का एक और अधिवेशन होगा, 1929 ईस्वी में। और यह अधिवेशन होगा लाहौर में। कहाँ होगा? लाहौर में होगा अधिवेशन। और इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू चाहेंगे कि इनका जो बेटा है, बेटा का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको अध्यक्ष बनाया जाए। और फाइनली लाहौर वाली अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब बताओ? तो वह बनते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी दिन, यह 1929 में दिसंबर के महीने में हो रही थी अधिवेशन, और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह ऐलान किया कि अब हमें स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की घोषणा किया। और पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए इन्होंने कहा कि अगले महीने के लास्ट रविवार को हम आजादी मनाएंगे। और वह अगला महीना, चूंकि दिसंबर 1929 में हो रहा था, तो अगला महीना 1930 हो जाता, और लास्ट संडे आ रहा था 26 जनवरी को। और इन्हीं दिनों से 26 जनवरी को आ रहा था, और इन्हीं दिनों से क्या हुआ, भारत में पहली बार झंडा, आजादी की झंडा फहराई गई। और लोगों ने 1930 से ही, उधर अंग्रेज तो अलग ही थे, भारतीयों ने अपने आप में, कांग्रेस ने अपने आप में आजादी दिवस मनाने लगा। कब से? 26 जनवरी से। अब इसके बाद क्या कहानी हुई 1930 में, और पूर्ण स्वराज की घोषणा भी कर दी गई। और इसी 1930 में गांधी ने यहीं से एक आंदोलन की ऐलान किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और उस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी कब किया? तो 1930 में 26 जनवरी में आजादी घोषणा की गई, और 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने एक यात्रा शुरू किया। उस यात्रा का नाम था दांडी यात्रा। क्योंकि महात्मा गांधी अब चाह रहे थे कि क्यों किसी चूंकि महात्मा गांधी अब यह चाह रहे थे कि अब कोई ऐसा मुद्दा बनाया जाए जिससे पूरे भारत के लोग एक हो जाएं और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करें। और इस तरह के मुद्दा में महात्मा गांधी के विचार में एक ही चीज था, वह था नमक। कि चूंकि अंग्रेजों ने नमक पर कानून बनाया हुआ था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता है, नमक जब भी बनाएंगे तो अंग्रेज खुद बनाएंगे।
और नमक कानून जो था उसका उल्लंघन किया। किसने? महात्मा गांधी ने। कब? तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को एक यात्रा शुरू किया। उस यात्रा का नाम था दांडी यात्रा। यह यात्रा शुरू कहां से किया? तो अहमदाबाद, अपने आश्रम से किया, अहमदाबाद। और चले कहां तक? तो ये चले दांडी तक। कहां तक चले? दांडी तक। लगभग 240 मील की दूरी थी और इसको सफर को तय किया 24 दिनों में। कितने दिनों में तय किया? 24 दिनों में। कितने लोगों को लेकर के चला था? 78 अनुयायियों को लेकर करके चला था। और इन 78 अनुयायियों के द्वारा 6 अप्रैल को पहुंचा महात्मा गांधी दांडी। कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे। और पहली बार भारत में इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। और जब नमक कानून का उल्लंघन करके यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया, जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। और इसका मतलब होता है कि आग्रह पूर्वक हम आपकी बातों को न मानेंगे। आग्रह करते हैं मतलब ऐसा नहीं कि उग्र रूप से, आग्रह पूर्वक उनकी बातों को बहिष्कार कर दी जाएगी अंग्रेजों को। यही होता था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। दांडी यात्रा आपको समझ में आया होगा। दांडी यात्रा क्या था? तो महात्मा गांधी के द्वारा अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद से दांडी तक के 240 मील की यात्रा 24 दिनों तक पैदल चल करके तय किया गया, पैदल। और इस यात्रा को ही दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। और इस यात्रा के दौरान एक आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसे आंदोलन को हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम बात करते हैं इस आंदोलन की पूरी तरह से। कौन सी आंदोलन थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में क्या होगा? इस आंदोलन में मेरे भाई 1930 में स्टार्ट किया जा रहा है आंदोलन, और यह आंदोलन 1931 तक थोड़ी सी चलती है। रीजन क्या था? तो इन दिनों भारत में जो अंग्रेजी वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन नाम था। और यह गांधी को इस प्रकार से समझा रहा था, क्योंकि गांधी इससे पहले भी क्या कर रहे थे? आंदोलन कर चुके थे। और लॉर्ड इरविन का कहना था कि भारत में कुछ भी करो, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगा। क्योंकि अंग्रेज इन दिनों क्या कर रहे थे? तो ब्रिटेन में, लंदन में गोलमेज सम्मेलन कर रहे थे। गोलमेज सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे थे? गोलमेज सम्मेलन करते थे। गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखना है। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला, दूसरा और तीसरा। एक था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और यह कब हुआ था? तो यह 1930 में हुआ था। दूसरा होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और यह कब हुआ? तो यह 1931 में हुआ। और तीसरा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और यह कब हुआ? तो यह हुआ 1932 में हुआ। आपको याद रखना है 1932 में। महात्मा गांधी इन दिनों क्या कर रहे थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू किया था? 1930 ईस्वी में शुरू किया था। और यहाँ था कौन अंग्रेजी अधिकारी? लॉर्ड इरविन। इन्होंने एक दिन महात्मा गांधी को बुलाया, और बुलाने वाला जो टाइम था वह था 5 मार्च 5 मार्च 5 मार्च 1931 ईस्वी, जब 1 साल तक आंदोलन चल रही था। और यह दिल्ली में, कहा? दिल्ली में 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ। और इन दोनों के बीच समझौता यही हुआ कि लॉर्ड इरविन इस बात को बताया कि अगर कोई भी जहां जहां अंग्रेज अपना उपनिवेश बनाया हुआ था, उन देशों को अगर कोई परेशानी होती थी तो वो अपने परेशानी को लेकर करके कहाँ बुलाते थे? अंग्रेज अपने यहाँ बुलाते थे, और उनके साथ गोल मेज के चारों ओर बैठ कर करके कॉन्फ्रेंस करते थे, जिस कारण उसको बोला जाता था गोलमेज सम्मेलन। यह 3 सालों तक लगातार हुआ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 30, 31 और 32 तक। होगा क्या? तो इसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लॉर्ड इरविन राजी करवाएगा किसको? महात्मा गांधी को, कि आप जो भी चीजें मांग रहे हैं उन सारी चीजों को आप कहां जाकर करके मांगोगे? लंदन में जाकर के मांगोगे। जिस कारण महात्मा गांधी ने हिस्सा लेगा 1931 वाला गोलमेज सम्मेलन में, जो दूसरा है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, और इसी में भाग लेंगे महात्मा गांधी।
याद रखना इस बात को कि महात्मा गांधी कौन सी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, वहां अपनी कुछ मांगों को रखेंगे, लेकिन भारत आने पर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। और जब भारत आने पर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि 30 से 31 तक आंदोलन चलाए, लेकिन 31 के बाद जब वह 32 में भारत आते हैं पुनः, तो फिर से आंदोलन शुरुआत करते हैं, लेकिन 34 जाते जाते यह आंदोलन फिर से अपने आप बंद हो जाता है। रीजन था कि दूसरी बार में जब यह आंदोलन शुरू किया गया, तो उस तरह से लोगों में जोश नहीं रहा, जिस कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी समाप्त हो गया। आपको यहां से याद रखना है कि यह जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को सविनय 1931 ईस्वी को किसके बीच, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हो रही थी, इस समझौता को कहा जाता है दिल्ली समझौता। क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद याद रखना है क्या, उसके बाद याद रखना है कि कौन से वो भारतीय थे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन तीनों में हिस्सा लिए थे। तो उनका नाम था B.R. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर नाम था। क्या नाम था उनका? भीमराव अंबेडकर नाम था। एक बात और याद रखना, यह थी 1931। एक समझौता 1932 में होगा महाराष्ट्र के पूना में। कहां होगा? पूना में। वह बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच होगा। उस बात को भी आप याद रखोगे। पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दिल्ली पैक्ट हुआ किनके बीच था? तो महात्मा गांधी और अंग्रेजी अधिकारी लॉर्ड इरविन के साथ हुआ था। और पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 ईस्वी में। इस प्रकार से यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन भी धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। और अंतिम जो आंदोलन था भारत का, वह था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। और यह आंदोलन शुरू कब किया गया? तो यह आंदोलन शुरू किया गया 1942 ईस्वी में। और 1942 के बाद 1947 तक आते आते इसी आंदोलन के तहत भारत में भारत की आजादी हुई। भारत की आजादी हुई। इसके बावजूद और कई एक आंदोलन था जो इसी चैप्टर में पढ़ना था। रंपा विद्रोह, एक रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, याद रखना है। एक बारदौली सत्याग्रह हुआ था। बारदौली सत्याग्रह किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अब चलिए हम बात करते हैं। और इसी आंदोलन में बारदौली की महिलाओं के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था। अब इन सारी चैप्टर, इस पूरा चैप्टर का हम PDF एनालिसिस करेंगे। ध्यान से सुनना हमारी बातों को। देखो, हिंदू महासभा तक हम बता चुके थे। हिंदू महासभा क्या था कि 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में की गई थी इस सभा का। यह एक पूर्ण रूप से हिंदुओं के लिए सभा बनाया गया था। लखनऊ समझौता की हम बात की कि 1916 में। इस समझौता में क्या होगा? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यहीं पर नरम दल और गरम दल भी एक साथ हुई, इस बात को भी बताई गई थी। अगला बात था शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी 1920 ईस्वी में सिखों के गुरुद्वार में सुधार के लिए बनी। आपको यहां से इस बात को पूरा याद रखना है। VVI है यह। कौन सी बात? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। एक बात और, यहाँ मजदूरों के द्वारा भी अपनी एक संगठन की स्थापना की जा रही थी भाई। और वह संगठन था AITUC। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। और इसके प्रथम अध्यक्ष, जो बार बार सवाल पूछी जाती है, लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। यह मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन था, मजदूरों के लिए बनाया गया एक संगठन था। उसके बाद अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में बना। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये वाला याद रखना है। कौन? AITUC 1920, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। उसके बाद क्या? उसके बाद भारत में वामपंथी कम्युनिस्ट, याद रखना है कि कम्युनिस्ट पार्टी MN राय के द्वारा 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कहाँ किया गया था? ताशकंद में किया गया था। और MN राय का नाम नहीं भूलना है। किस पार्टी से? वामपंथियों के लिए, कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए, याद रखना है इनको। अगली बात क्या है? तो ध्यान से सुनना। 1925, ये भी सवाल बार बार आती है।
एग्जाम। 1925 ईस्वी में कानपुर में भारत में औपचारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और वामपंथियों ने मजदूरों और किसानों को संगठित कर ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया, कड़ा विरोध किया। उसके बाद इस कानून की तो हम बात किए ही अभी, एकदम इंपॉर्टेंट है, रॉलेट अधिनियम। परिचय क्या थी? तो बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह कानून बनाया था। कौन सी कानून? रॉलेट अधिनियम। और इस कानून का कहना क्या था भाई? तो अभी हम आप लोग को बताए भी थे कि इस कानून का कहना था कि यह एक ऐसा कानून था जिसके तहत सरकार किसी भी भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल भेज सकती थी। उसके बाद क्या है? इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। इसे काला कानून, ब्लैक रूल भी कहा गया था। उसके बाद इस कानून का उद्देश्य क्या था? तो भारत में बढ़ती क्रांतिकारी लोग जो क्रांति कर रहे थे उनको दबाने का उद्देश्य था इस कानून का। और इसी कानून के विरोध के कारण एक कांड हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ भाई? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस बात को याद रखना है कि इस हत्याकांड के बाद भारतीयों के जांच, इस हत्याकांड के बारे में जांच करने के लिए अंग्रेजों ने एक समिति बनाया था। उस समिति का नाम था हंटर समिति। याद रखना, कौन सी समिति बना था? हंटर समिति। और दो आदमी ने अपनी उपाधि त्यागी थी। एक कैसर ए हिंद की उपाधि तो त्यागी थी, कैसर ए हिंद महात्मा गांधी, और एक नाइटहुड की उपाधि त्यागे थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागे थे। तो याद रखना है इस बात को। आगे क्या कहता है, क्या है इसमें लिखा हुआ, क्या है ध्यान से समझना। इसमें लिखा हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य कारण दौलत एक्ट के विरोध में अमृतसर के नेताओं डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तार के खिलाफ एक सभा हो रही थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना क्या था? तो जनरल डायर ने पंजाब के अमृतसर में बाग में मौजूद निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए। इसी कांड को कहा जाता था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के घटना का प्रभाव क्या पड़ा? तो इस घटना ने पूरे देश को पहली बार झकझोरा, जिसके कारण महात्मा गांधी ने पूरे देश को एक साथ कर करके एक आंदोलन भी किया। आंदोलन का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। पंजाब में मार्शल लॉ लगा दी गई, यानी कि सैनिक शासन लगा दिया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए अंग्रेजों ने एक समिति लगाया था। कौन सी समिति? हंटर समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड हंटर थे, जिसके कारण इस समिति का नाम भी रखा गया हंटर समिति। इसमें कुल 8 सदस्य थे, जिनमें से 5 अंग्रेज और 3 इंडियंस थे, 3 भारतीय सदस्य थे। इस बात को पढ़ना है। अब इसके बाद 1919 वाली जो चल रही थी भारत में खिलाफत आंदोलन गांधी के द्वारा, उसकी चर्चा करते हैं। खिलाफत आंदोलन की तुर्की के खलीफा के समर्थन में किया जाने वाला यह आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। इसका मुद्दा क्या था? तो तुर्की का सुल्तान इस्लामी जगत का खलीफा हुआ करता था, धर्मगुरु था पूरे मुसलमानों का, पूरे विश्व के मुसलमानों का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के साथ कठोर संधि की, और उस संधि के तहत जिससे भारतीय मुसलमान भड़क गए। खिलाफत आंदोलन में भारतीय प्रतिक्रिया, खलीफा की शक्ति को बहाल करने के लिए भारत में 2 अली बंधु, एक का नाम था शौकत अली और दूसरा का नाम था मोहम्मद अली, दोनों ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जिसे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा अवसर माना। अभी हम बताएं कि महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एक रहें, और इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिमों का एकता का बहुत बड़ा मौका पाया, जिस कारण इस आंदोलन में हिस्सा लिया महात्मा गांधी। इस आंदोलन में गांधी जी की सोच थी कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया ताकि वे हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित कर सके और अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा साझा मोर्चा बना सके। आगे देखना, अगला जो बात है वो गांधी युग की शुरुआत। भारत में जो गांधी युग की शुरुआत होती है 1915 से शुरुआत होती है और 1947 तक चलती है। इस बात को भी हम बता चुके हैं आप लोग को, और पीडीएफ में सारी बात लिखी भी गई है। महात्मा गांधी का परिचय था कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका हुआ था। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा इनकी माता का नाम पुतली बाई थी। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। महात्मा गांधी सन 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई पढ़ने लंदन जाते हैं।
सन 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के कहने पर दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी। उसके बाद क्या हुआ? तो महात्मा गांधी अपने जीवन का पहली सत्याग्रह करेंगे, और वह कब करेंगे? देखो, महात्मा गांधी, अरे देखो, महात्मा गांधी अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में करते हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई रंगभेद की नीति के खिलाफ था, गोरे और काले की नीति के खिलाफ था। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पुनः वापस भारत आते हैं, जिस कारण पूरे भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह महात्मा गांधी चंपारण बिहार में 1917 ईस्वी में करते हैं। किसके कहने पर करते थे? राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था उसका? राजकुमार शुक्ल के कहने पर किए थे। इसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलनों में उन्होंने एक प्रभावशाली राजनेता बना दिया उनको। अब अगला है बिहार में राष्ट्रवाद की भावना, चंपारण सत्याग्रह। 100% गारंटेड टॉपिक है यह, चंपारण सत्याग्रह। इसको डिटेल में पढ़ना है आपको। क्या थी चंपारण सत्याग्रह? इसके बारे में हम बता भी चुके हैं आप लोगों को। देखो, लिखा हुआ है यहाँ पर कि बिहार में राष्ट्रवाद की भावना, बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ चंपारण जिला में 1917 ईस्वी में। इस सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाला जो आदमी था वह था महात्मा गांधी। चंपारण के किसान 3 कट्ठिया व्यवस्था से परेशान थे। 20 कट्ठे के जमीन पर 3 कट्ठे के भूमि पर उन्हें नील की खेती करना होता था, जिसमें प्रति बीघा जमीन पर के 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। परिणाम, गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह अंग्रेजों को झुकना पड़ा और किसानों को राहत मिली। अगला बात क्या होगा? तो अगली जो आंदोलन की गई महात्मा गांधी के द्वारा, वह जो पूरे भारत में पहली बार की जाने वाली एकदम सबसे बड़ा जन आंदोलन था। और वह आंदोलन कब से कब तक चला? तो वह आंदोलन 1920 से 22 तक चला, जिसे हम कहते हैं नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रख्यात नेता थे जिनका नाम था गंगाधर तिलक। यह इनकी मृत्यु हो जाती है और जनवरी 1921 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू कर दी जाती है यह आंदोलन, चूंकि इसकी नींव 1920 में ही रख दी जाती है। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के, ये बात तो एकदम याद रखना है कि प्रस्ताव रखी गई थी 1920 कोलकाता में। प्रस्ताव कब रखा गया था? 1920 कोलकाता में, कोलकाता अधिवेशन में रखा गया था। वहीं दिसंबर 1920 के नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर अधिवेशन में इसे पारित किया गया। और जाहिर सी बात है कि जब दिसंबर 1920 में पारित की जाएगी तो आंदोलन पूरी तरह से शुरुआत जो होगी वो जनवरी 1921 से होगा। तो प्रस्ताव रखा कहां गया? कोलकाता अधिवेशन 1920 में। 1920 में 2 बार अधिवेशन हुआ था, इस बात को आप एकदम याद रखना। एक कोलकाता अधिवेशन और दूसरा नागपुर अधिवेशन। 1920 में कोलकाता अधिवेशन में प्रस्ताव रखी जाएगी, लेकिन प्रस्ताव असहयोग आंदोलन वाला पारित कब होगा? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित होगा। आगे है कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वराज की प्राप्ति, पूर्ण स्वराज चाहिए, खिलाफत के मुद्दे का समाधान, वो तुर्की का जो खलीफा था उसके मुद्दा जो था उसको समाधान, और पंजाब के अन्याय, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इन तीनों के विरोध में की जाती थी। क्या कार्यक्रम था इस आंदोलन का? तो सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। जितने भी सरकारी स्कूल थे, जितने भी कॉलेज थे, जितने भी अदालत थे, जितने भी विदेशी कपड़ा था, सबको इंडियंस ने क्या किया था? बहिष्कार किया। लेकिन हुआ कि चौरा चौरी हत्याकांड, यह जो बात लिखी गई है, जो अहिंसा को फॉलो नहीं करता है, हुआ था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मी मारे गए। और यह दिन था 5 फरवरी 1922 का। 5 फरवरी 1922 का परिणाम क्या निकला? तो परिणाम निकला कि गांधी जी ने हिंसा के कारण 12 फरवरी 1922, 5 फरवरी को घटना होता है और 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। अब जब वो आंदोलन वापस ले लिया गया तो इसी में हम बताए भी थे कि गांधी जी को पकड़ करके जेल में डाल दी जाती है।
और इधर कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ हो रही थी? गया में हो रहा था। कहाँ हो रहा था अधिवेशन? गया में हो रहा था। और गया में अधिवेशन में लोगों को, दो लोग, चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों को नहीं जब सुना गया, तो उन दोनों ने मिलकर करके अपना एक अलग पार्टी बना लिया और पार्टी का नाम दिया स्वराज पार्टी। क्या नाम दिया? स्वराज पार्टी। यह स्वराज पार्टी एकदम इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना है कब बना था। 1923 में बना था। स्थापना किसने किया? तो चित्तरंजन दास ने किया। CR दास इनका शॉर्ट नेम है। और इस मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। चित्तरंजन दास क्या थे? अध्यक्ष थे।